हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई मेन रैंडम टेस्ट नंबर 19 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, द मास m ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू r एच। किस तरह से मास जो है कैपिलरी ट्यूब में वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, आप इसे पानी में डुबा दीजिए या और भी किसी लिक्विड में डुबा दीजिए। इसमें राइज होगा या फिर वो नीचे जाएगा, नीचे उतरेगा। तो यहाँ पर जो है मास ऑफ एम ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहा है, इसका मतलब वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मास है कैपिलरी ट्यूब में, हम केवल इस मास की बात कर रहे हैं जो सरफेस के ऊपर में है। नीचे में तो पानी टैंक में ही है। तो इसका मास जो है वो एम है। वो प्रोपोर्शनल कैसे है, इसके जो रेडियस है उससे किस तरह से प्रोपोर्शनल है, आर का किस पावर के प्रोपोर्शनल है, यही आपका सवाल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो हाइट है यदि हमें पता चल जाए कि इसका कितना हाइट राइज करता है फॉर ए गिवन लिक्विड, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका मास मिल जाएगा। और तब हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से चेंज करता है। तो एच जो है इसमें जो राइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 टाइम्स कॉस थीटा बाय आर रो जी। ये फार्मूला है। इसमें एच इसका हाइट जो राइज हो रहा है वो है, टी जो है सो सरफेस टेंशन है, और थीटा इसका कॉन्टैक्ट एंगल है। डिफरेंट एंगल, डिफरेंट लिक्विड का ये डिफरेंट वैल्यू होता है। जैसे वाटर और ग्लास का जो है 0 डिग्री होता है, सिल्वर का जो है ग्लास के साथ में ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है। ऐसे आर इसका रेडियस दिया हुआ है, रो इस लिक्विड का डेंसिटी है, और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एच हमें पता हो गया है, तो इसका मास निकाल सकते हैं। ये मास जो है सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, इसमें जो वॉल्यूम है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेंसिटी से। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, एच में पता है, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए, हमें उसका मास निकल आया। तो सिंपली हम आर का एच का वैल्यू यहाँ रखते हैं, पाई आर स्क्वायर रो पहले लिख लेते हैं एक साइड में, एच का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं 2t cos थीटा बाय आर रो जी। एक आर यहाँ से खत्म हो गया, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, पाई रो टाइम्स 2 टाइम्स टी टाइम्स cos थीटा बाय रो जी, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। जो वेरिएशन हमें देखना है वो आर के साथ देखना है। देखिए आर आया, आर स्क्वायर यहाँ था इसका वॉल्यूम में, और हाइट जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और यदि मास निकाले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। क्योंकि हर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी लिक्विड का कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, उसका डेंसिटी तो ये तो डेंसिटी भी खत्म हो जाएगा क्या, ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर तो ये है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाटर टैंक हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। अच्छा, बड़ा सा वाटर टैंक है। द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 20 सेंटीमीटर। If there is an opening of cross sectional area small a is equal to 1 centimeter square, 1 square centimeter, ये तो बहुत छोटा है, a is much smaller than a, near the bottom। तो एक टैंक बना लेते हैं, ये टैंक हो गया हमारा, पानी यहाँ तक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिया है 1 स्क्वायर मीटर, और नियर द बॉटम यहाँ पर जो है सो एक छोटा सा ओपनिंग है। स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग इज हाउ मच, इधर से पानी गिरेगा, इसका स्पीड क्या होगा, पानी जो यहाँ से निकलेगा उसका स्पीड क्या होगा, यही आपको बताना है। देखिए, यदि ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसका जो वेलोसिटी होता है, ये जिस स्पीड से मान लीजिए कैपिटल भी है, वो होता है 0, ऑलमोस्ट 0। आप इसको इक्वेशन में देखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहाँ से, तो वहाँ से भी देख लीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
ये जो है वॉल्यूम, इतना पानी जो है नीचे उतरा और वही पानी यहाँ से बाहर चला गया, ये पानी वही यहाँ से बाहर चला गया। और पानी का वॉल्यूम जो है पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है। ये है वाटर कमिंग डाउन पर सेकेंड, यहाँ से जितना पानी नीचे उतरा, और ये है ए टाइम्स भी। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल ओपनिंग। ये दोनों सेम होगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि v इज इक्वल टू ए टाइम्स भी बाय कैपिटल ए। अब ए बाय कैपिटल ए ये तो बहुत छोटा है, तो ये भी जो है सो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अब इसके बाद में ये इसका वेलोसिटी आपको निकालना है, तो आप बर्नौलीज थ्योरम यूज कीजिए। बर्नौलीज थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। बर्नौली थ्योरम कहता है कि इस पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर, जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, वो जो है दोनों का सेम होता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है। पार्टिकल के लिए मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टोटल एनर्जी, यहाँ पर देखते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ ये टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या क्या है, तो तीन तरह के टोटल एनर्जी होंगे। एक होंगे पोटेंशियल एनर्जी, एक होंगे काइनेटिक एनर्जी, और एक होंगे प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर भी जो है सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। प्रेशर का डायमेंशन आप देखिए, वही है जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। सेम चीज जो है सो इस पॉइंट पर भी होगा, दूसरा पॉइंट पर भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज 0.2, काइनेटिक एनर्जी इज 0.2, और प्रेशर एट 0.2, A1 पर, A2 पर। 1 मतलब हमारा यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, रो जी एच। ये हाइट कितना है, मान लीजिए हाइट h है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम नहीं, एम रिप्लेस कर देंगे हम रो से, क्योंकि अब हम ये मास है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पर जो भी एनर्जी देखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। हाफ रो कैपिटल भी स्क्वायर। और प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर में है। यहाँ पर कितना है प्रेशर एनर्जी इस जगह पर, नहीं ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो रो जी हाइट कितना है, जीरो। हमने रेफरेंस लाइन यहीं से पर लिया था, ये एच जो है सो यहीं से है हमारा। रेफरेंस लाइन कहीं कहीं और होते तो दोनों में उतना ही ऐड कर देते। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो भी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी भी है। प्रेशर एनर्जी ये भी खुला हुआ है एटमॉस्फेयर के साथ में, तो जो प्रेशर यहाँ पर है वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 पॉइंट पर 2 पॉइंट पर हम मानते हैं कि दोनों सेम है। यदि 1 किलोमीटर जैसा लेंथ हाइट होता तो दोनों जगह थोड़ा डिफरेंट होता। जो कैंसिल आउट हुआ उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये तो पहले जीरो के करीबन है क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो है, और ए प्रेशर दोनों जगह है तो खत्म हो गया। और ये तो जीरो है ही, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो आ गया। तो यहाँ से आपको जो फाइनली मिला वो क्या मिला, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 2gh। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जैसे आप यहाँ से किसी पार्टिकल को ऊपर में मोशन अंडर ग्रेविटी में है, धरती पर आया है, यहाँ पर जीरो से छोड़ दिए हैं, तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो 2 स्क्वायर रूट ओवर gh है ये। तो ये वही फार्मूला आता है यदि ए हमारा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक का जो है वो बहुत ज़्यादा हो ओपनिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और आप इसका वॉल्यूम वेलोसिटी निकाल लीजिए सबका वैल्यू रख के। 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, h का वैल्यू कितना दिया है, h का ये दोनों का यूज केवल इतना ही किए ये देखने के लिए कि कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 1 2 ये दोनों जीरो चला गया और आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड इसका, 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, 600 हर्ट्ज। पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसका 600 हर्ट्ज है, पहला वाला मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज है। कैसा दिखेगा इसमें स्टेशनरी वेव, ये जो ऑर्गन पाइप है इसमें तो स्टेशनरी वेव होते हैं। अब वो कैसा दिखेगा, यहाँ पर एंटी नोड होगा, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर एंटी नोड होगा और यहाँ पर भी एंटी नोड होगा, तो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड तो होना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यहाँ एम्पलीट्यूड एकदम कम है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। और वही प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ सबसे कम है।
प्रेशर कम है इसलिए तो पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एक नोड और एंटी नोड के बीच में वो होता है λ/4। तो λ/4, तो ये हो गया आपका λ/2, दोनों को ऐड किए तो L आ गया। यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू 2L आ गया और आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो V/λ, राइट। तो V हो गया, लैम्डा जो है सो 2L हो गया। एक्चुअली आपके ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो किसी भी एन के लिए, किसी भी हार्मोनिक्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है V/2L टाइम्स N। यहाँ पर मैंने फंडामेंटल के लिए निकाला, वो तो n=1 हो गया, V/2L आ गया। और ये कितना है, ये है 660 हर्ट्ज, V/2L। V का वैल्यू दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको L का वैल्यू पता चल गया, ये दो बार में चला गया। L जो है सो 1/4 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको पता चला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कि ये जो ऑर्गन पाइप है इसका लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये था, आपको कह सकते हो कि केस 1। केस 2 जो है उसको चलते हैं, जिसमें आपसे जो पूछा गया सवाल है उसका आंसर करना है। केस 2, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इन द फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन की बात करता है, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है फर्स्ट ओवरटोन। तो पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है से ओपन एरिया है, ये हमारा एंटी नोड का एरिया है, एंटी नोड। ये भी एंटी नोड है। यहाँ पर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बीच में दो ठो एंड, फर्स्ट इसका पूछा है ना, फर्स्ट ओवरटोन का बात कर रहा है। जो फंडामेंटल है उसमें कितना नोड है, एक ठो, इसमें दो नोड होंगे और सिमेट्रिक रहते हैं। सिमेट्रिक मतलब कि इधर से सिमेट्रिक, ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इस तरह से कुछ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है वो कितना है, λ/2। दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच के जो डिस्टेंस है वो λ/4, इधर भी λ/4। तो यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, ये जो जनरल फॉर्मूला है कहीं से भी आप निकालिए, आप उसको लिख सकते हो। ये कितना हो गया, लेंथ, लेंथ जो है सो λ/2 प्लस इधर λ/2, ये लैम्डा आ गया। तो लैम्डा कितना हो गया यहाँ पर, L हमें पता है 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, इसमें दो ठो नोड तो है ही, उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो पूछा गया है, वो कितना है λ/2। और लैम्डा हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। सो ये हो गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर आंसर। मैंने इसका यूज किया ही नहीं फार्मूला का, आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे फार्मूला से। ओके, तो 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स है, LBH दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल शीट इज अल्फा। अल्फा है इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो उसका जो लीनियर एक्सपेंशन है, फ्रैक्शनल लीनियर एक्सपेंशन, वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। नहीं, कहने का ये मतलब है कि डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज है वो आएगा 100% हो गया। 1 नहीं आएगा, 1 कैसे आएगा, अल्फा आएगा ना जो है। एनीवे यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना से, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उसको इंक्रीज किया गया है 5 डिग्री सेल्सियस से, तो चेंज कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस। आप जान लीजिए यही 5 केल्विन भी है और 5 डिग्री सेल्सियस है, एज लॉन्ग एज आप कंसीडर कर रहे हो चेंज इन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट जो है वो अलग होता है। एब्सोल्यूट जो है सो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर बोला है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको आपको कहना पड़ेगा 273 प्लस 25, सो 298 केल्विन।
ये एब्सोल्यूट है। लेकिन यदि चेंज कीजिए यहाँ से थीटा 25 से 30 आ गया, तो ये 30 कितना हो गया 273 प्लस 30, तो ये जो चेंज आया इधर 5 डिग्री सेल्सियस, वही चेंज इधर आया, देखिए ये 273 खत्म हो गया, 5 केल्विन। एनीवे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इस क्वेश्चन के लिए। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम कैसे कितना इंक्रीज करेगा। देखिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो है अल्फा, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा, वॉल्यूम में कितने डायमेंशन होते हैं, तीन, तीन तो है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और एक डायरेक्शन में इसका जो एक्सपेंशन है टेम्परेचर के साथ में वो है अल्फा, तो तीनों डायरेक्शन में हो जाएगा 3 अल्फा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इसको हम कहते हैं जो भी इसको गामा से डिनोट करते हैं एक्चुअली, वो हो गया 3 अल्फा। ठीक है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, सेम फार्मूला यहाँ लगाते हैं जो एक्सपेंशन का फार्मूला है, ये लीनियर एक्सपेंशन है, वहाँ एल यूज किए, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो भी यूज करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स ये वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। आपसे क्या पूछा गया है, यही वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा गया है। तो आरएचएस में जितने भी क्वांटिटीज हैं सबका वैल्यू रख देंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है शुरू में, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले है ये एल बी एच, गामा कितना है 3 अल्फा, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 5 केल्विन या 5 डिग्री सेल्सियस जो भी कहना, और ये आपका आंसर है 15 अल्फा एल बी एच। ये वॉल्यूम में इतना चेंज आया आपका। ये वॉल्यूम में जो चेंज है वो फ्रैक्शनल चेंज नहीं है, वो एब्सोल्यूट चेंज है, इतना आपका बढ़ गया, यदि 5 डिग्री से बढ़ा है टेम्परेचर ना तो इतना बढ़ गया आपका। ये परसेंटेज में नहीं है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेल्टा भी बाय भी नहीं है। एनीवे 15 एल बी एच टाइम्स अल्फा, ये आपका आंसर हुआ। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बीकर ऑफ थिक बॉटम ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू इज फील्ड विथ वाटर, तो इसको हम बनाते हैं, एक बीकर है, ये थिक है, ये ग्लास का बना हुआ है, ये भी ग्लास का बना हुआ है, इसमें पानी डाला गया है, पानी को ब्लू से दिखाना चाहिए था, चलिए एक बार जो दिखा दिए सो दिखा दिए। ओ नहीं, इसका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है म्यू बोला है, ठीक है आगे। और इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ये पानी का तो 4/3 होता है, वही लिखा हुआ है। लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, ये ऊपर में एयर है आपका, ये आपका वाटर हो गया, इनटू द वाटर एंड फर्दर इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वाटर ग्लास सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है। देखिए ऐसे आया, ये किधर जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से बाहर जाएगा, डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ जाता है, नॉर्मल की तरफ आया, इधर से लाइट आ रहा है, नॉर्मल की तरफ आया, और यहाँ से अब ये रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गया और अपना ये दूर चला जाएगा, ऐसे निकल गया। मान लेते हैं ये एंगल आई है हमारा और ए एंगल आर है, ये आर है तो ए भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों नॉर्मल है तो पैरेलल है, तो इसलिए अल्टरनेट एंगल ये आर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या, द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द वाटर ग्लास इंटरफेस इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये जो है पोलराइज्ड नहीं है कंप्लीटली, और वो भी नेवर, थोड़ा सा तो है, नेवर फुली पोलराइज्ड, थोड़ा सा पोलराइज हो सकता है लेकिन पूरा पोलराइज नहीं है। अब आप बताइए यदि यहाँ से कोई लाइट हमारा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो जब रिफ्लेक्ट होता है तो पोलराइज्ड होता है, वो पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा। कब, ऐसा कब होगा, यदि हमारा ये एंगल जो है वो ब्रीवेस्टर एंगल होता है, एट ब्रीवेस्टर एंगल ये जो है सो रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गए, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो पूरी तरह से पोलराइज नहीं होंगे। ये पार्सली पोलराइज रहेंगे, कुछ ए भी रहेंगे। ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला यहाँ पर प्लेन है केवल, जो नॉर्मल है
नॉर्मल वाइब्रेशन है लाइट का, जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल वाइब्रेशन है यहाँ पर केवल वही है। यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल भी है और इन प्लेन तो रहेगा ही। ये तो ब्रेकअप करता है ना, एक में नॉर्मल में एक इन प्लेन में, तो ये इन प्लेन में रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल भी आ गया यहाँ पर। और ये पूरी पूरी तरह से नॉर्मल ही केवल है, सो फुली ये पोलराइज्ड है। तो ऐसा तब होता है जब एंगल ब्रीवस्टर एंगल होता है, जिसको थीटा बी से हम डिनोट करते हैं। और ये ब्रीवस्टर एंगल होता कितना है, इसका यदि 10 लेंगे तो वो आएगा आपका म्यू। म्यू होता है। अब म्यू क्या है, म्यू है रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, ये दूसरा मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, दूसरा मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पर इसी को यूटिलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं एयर वाटर इंटरफेस पर। एयर वाटर इंटरफेस है, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हमें रिलेशन मिलेगा आई और आर में। साइन आई, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, हवा है तो 1 है, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू डब्ल्यू, और साइन आर। तो साइन आई कितना आया, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू जो है सो 4/3 है, साइन आर कितना हो गया, ये हो गया 3/4 साइन आई। इसका जरूरत होगा, अभी रख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है सो आर निकालते हैं। आर तो निकल गया, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, यदि ये एंगल हमारा थीटा बी से बड़ा हो जाएगा, जब थीटा बी हो जाए इससे बड़ा हो जाता है, तो ये पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वाला। तो इसको पूरी तरह से पोलराइज नहीं होना है, तो इस आर को कभी थीटा बी से ज़्यादा नहीं होना है, थीटा बी से कम ही रहना है। हाँ, तो जो कंडीशन यहाँ पर दिया गया है उस कंडीशन के मुताबिक फॉर रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम ग्लास सरफेस नॉट पोलराइज्ड, फुली पोलराइज्ड, फुली की बात हो रहा है। आर को जो है सो कभी भी थीटा बी से बड़ा नहीं होना है, ठीक है। और साइन यदि हम दोनों तरफ ले लें तो ये साइन जो दिख रहा है स्मॉलर देन, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन भी बढ़ता है। यही यदि कॉस लेते तो इसका साइन उल्टा करना पड़ता। एनीवे, साइन आर का वैल्यू हमें पता है 3/4 साइन आई, और ए जो है साइन थीटा भी यहाँ से निकाल लीजिए, टेन थीटा भी यहाँ से पता है, तो साइन थीटा भी क्या निकल जाएगा। इस केस में जो है टेन थीटा भी यहाँ पर लिखते हैं अलग से, टेन थीटा भी कितना आएगा, इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, जिसको हम लिख सकते हैं ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू कहते हैं, और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, उसको ऐसे लिख लेते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा भी निकल गया, तो यहाँ से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं थीटा बी है, ये कितना हो गया 3 म्यू, और ये कितना हो गया 4। तो हम निकाल लेते हैं, ये 3 म्यू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 म्यू स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 म्यू स्क्वायर। ये साइन थीटा भी है, वही साइन थीटा भी का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं 3 म्यू बाय 4 स्क्वायर प्लस 9 म्यू स्क्वायर। अब देखिए, यदि हम आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप क्लियरली, आई को यदि हम बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ठीक है। आर, तो आई का यदि हम बहुत ज़्यादा वैल्यू भी रखते हैं तो भी आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको थीटा बी से कम ही रहना पड़ेगा। केवल आर का हर एक वैल्यू जो है सो थीटा बी से कम है, मैंने आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी थीटा बी से कम है। तो साइन आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी थीटा बी से कम है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी इस वैल्यू से कम है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 3/4, तो कांस्टेंट है। साइन आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, उसको कम होना पड़ेगा 3 म्यू बाय 16 प्लस 9 म्यू स्क्वायर से। और यहाँ से आप म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, हम स्क्वायर किए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो हमें आ रहा है 16 टाइम्स 9 म्यू स्क्वायर, इधर वाला इज ग्रेटर देन, इधर वाला हो गया
16 प्लस 9 म्यू स्क्वायर टाइम्स 3, तो कितना हो गया? ये हो गया 9 टाइम्स 3 27, और इधर कितना हो गया 144, या फिर सिंपली इतना हम, ये देखिए 16 टाइम्स 9 म्यू स्क्वायर है और इधर 9 टाइम्स 3 म्यू स्क्वायर है, तो 9 हम कॉमन कर लिए, 16 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू स्क्वायर, और इधर कितना बच गया 16 टाइम 3 48, तो ये कितना आया? ये आया 9 टाइम्स 16 टाइम्स, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक ये कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ये 3 नहीं होगा, और इसलिए यहाँ भी 9 होगा, ये 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स 7 म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 48। थोड़ा फिर मिस्टेक है, ये देखिए 48 नहीं होगा, 16 टाइम्स 9 होगा, ये है 16 टाइम्स 9, 16 टाइम्स 9, ये 9 खत्म हो गया, और आपका म्यू स्क्वायर जो है उससे बड़ा होना चाहिए 16/7 से, और यहाँ से आपका आंसर आ गया म्यू ग्रेटर देन 4/√7, ये आपका आंसर है, 4/√7, ये रहा आपका आंसर। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।